स्टूडेंट्स, आज आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर फिनिश होने के बाद आज आपका 12th का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी हेल्थ के अंदर ही जो हेल्थ चैप्टर होती है, आपके यहाँ पे मतलब आपके 12th क्लास में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही हेल्थ का एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल ग्रुप आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये हेल्थ से, जनरल हेल्थ से कैसे डिफरेंस है? तो कहते हैं कि जो जनरल हेल्थ अगर बात करें तो जनरल हेल्थ का जो हम डिफिनीशन देते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं? द स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, इन विच वी फील, ठीक है, वेल बीइंग ऑफ सोशल, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल वेल लाइफ। दो बात मेनली उसमें देखा जाता है जो नॉर्मल हेल्थ होता है, ठीक है, फिजिकल और मेंटल। यानी कि फिजिकली अगर हम वेल हैं, मेंटली अगर हम वेल हैं, बट उसमें तीन चीजें हम जोड़ेंगे: फिजिकल, मेंटल, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल वेल लाइफ, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। और अगर इस स्टेटस में जो वेल बीइंग का स्टेटस है उसमें किसी भी ढंग का अगर इंटरफेरेंस होता है, किसी भी ढंग का उसमें डाइवर्जन आता है, किसी भी ढंग का इस सब कंडीशन में एबनॉर्मलिटीज आती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सबसे थोड़ा सा अलग है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो आप डिफिनीशन देंगे उसके लिए आपको चार चीजें याद रखनी पड़ेगी: फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल बीइंग, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेटस is known as reproductive health. In reproductive health is the status of reproductive health is the well-being of क्या बोलोगे? फिजिकल, फिजिकली भी, ठीक है, वेल होना चाहिए रिप्रोडक्शन के मामले में, सोशली भी वेल होना चाहिए, ठीक है, इमोशनली भी वेल होना चाहिए और बिहेवियरल भी वेल होना चाहिए। ये चारों बातें क्यों कही गई है? ठीक है, कहता है कि फिजिकल, जैसे मान लीजिए कि कोई कपल है, ठीक है, अगर उस कपल के दोनों पार्टनर के बीच अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप फिजिकली नहीं बनता है तो क्या वो फर्टाइल कपल कहलाएगा? नो। यानी कि वहां पे उन दोनों के अंदर में फिजिकल वेलबीइंग नहीं है। मान लीजिए फिजिकली दोनों एबल है, कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए, फिजिकली दोनों, ठीक है, कॉम्पैटिबल है, बट उनका इमोशन नहीं है, उनके पास इमोशन नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई अंदर से वो जुड़े हुए नहीं है, तब भी उनके बीच कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई आगे प्रोजनी नहीं होगा, कोई आगे ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई, ठीक है, मेंटली एबनॉर्मल है, ठीक है, इमोशनली, ये इमोशनली कहते हैं, सोशली वो मतलब उसकी मतलब वो सही नहीं है, स्टेटस सही नहीं है, ठीक है, यानी कि सोशल रूप से वो डिस्कार्डेड है, ये कुछ अपना फील अलग कर रहा है, ठीक है, या बिहेवियरल, उसका बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, तभी तो मान लीजिए बलात्कार होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे उस बलात्कार होते हैं। ये सब क्या है? ये सब सोशल एब्यूजनेस है, ये सोशल बुराई है, सोशल बिहेवियरल जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो कहता है चारों की कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए: फिजिकल, ठीक है, उसके बाद सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है पॉइंट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम चार चीज याद रखेंगे, क्या क्या? फिजिकल, ठीक है, बिहेवियरल,
ठीक है, सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग, ठीक है, ये होना चाहिए। फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल वेल बीइंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? नॉर्मल हेल्थ वो हम बताने जा रहे हैं, लेकिन मतलब हेल्दी नॉर्मल कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फंक्शन। यानी कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो लोग ये समझता है कि ठीक है भाई, हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका फंक्शन सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो वो समझते हैं कि हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। चलिए, हेल्थ नॉर्मल कंडीशन क्या है मैंने बताया, ठीक है। हेल्थ नॉर्मली हेल्थ क्या है, ठीक है, इसमें क्या बोलिएगा? फिजिकल, मेंटल, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल वेल लाइफ। डिजीज, इसमें किसी भी ढंग का इंटरफेरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? डिजीज, ठीक है। ये इसके बारे में जानिए। WHO अभी पूरा सुनते होंगे, अभी कल परसों ही WHO ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोरोना ये खत्म होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपको जिंदगी भर कोरोना के साथ रहना पड़े, आपको जिंदगी भर कोरोना के साथ उसी तरह रहना पड़े जैसे लोग एड्स के वायरस के साथ जी रहा है। तो ये WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हेल्थ के मामले में एक सर्वोच्च संस्था है दुनिया का, ठीक है। ये डिफरेंट देशों का एसोसिएशन है हेल्थ के मामले में। ये नीति निर्धारक है, यही तय करता है सब कुछ, यही आपको इंफॉर्मेशन देता है किसी पेंडेमिक का, किसी इंडेमिक के बारे में, सब चीज के बारे में यही डिसाइड करता है। तो इसका जो हेड ऑफिस है जिनेवा में है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा। और ये इसका अभी जस्ट अगले ही महीने, ठीक है, मतलब भारत इसका मेन सर्वोच्च पदाधिकारी का पद लेने जा रहा है। जो अभी जापान के पास था, उसके इस्तीफे के बाद अगले 2 साल तक भारत के पास वो पोस्ट रहेगा, WHO के मेन जो प्रेसिडेंट होंगे उनका। तो WHO के बारे में इतना जानकारी अभी रखिए फिलहाल। कहता है जो कोई भी पेंडेमिक अपडेट हो या कोई भी कहीं मान ले किसी देश के अंदर भी अगर कोई इंडेमिक है, बहुत ज्यादा तबाही मचा है, उसके बारे में भी सारी जानकारी देने का जो फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो WHO के पास है। वही काम जो WHO कर रहा है वो इंडिया लेवल पे जो करता है उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ICMR का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। और कहता है इसके पहले ICMR के पहले क्या था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। तो MCI के बदले आजकल क्या है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर है पॉइंट? अब आइए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए इंडिया, कहता है इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एक कार्यक्रम शुरू किया, बिल्कुल नेशनल लेवल पे उसको शुरू किया, ठीक है। और नेशनल लेवल पे शुरू किया था 1951 में। इसी प्रोग्राम को स्पेशली बोला गया फैमिली प्लानिंग। क्या बोला गया? फैमिली प्लानिंग। उस फैमिली प्लानिंग जो टर्म था, बहुत लोग उसको बहुत ही नैरो उसका मतलब यूटिलाइजेशन समझते थे कि बस फैमिली प्लानिंग का मतलब फैमिली के लिए फैमिली प्लान, यानी फैमिली को छोटा रखने के लिए जो जो उपाय किए जाएंगे, ठीक है। तो कहता उसका नैरो दिमाग में उसकी अर्थ मीनिंग लगाने लग गए लोग कि फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली को छोटा रखने का एक तरीका, डिफरेंट तरीका, यही इसमें होता है। नो नो नो, कहता है इंडिया ने जो 1951 में जो ये नेशनल लेवल पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम चलाया था, जिसका नाम उन्होंने फैमिली प्लानिंग दिया, उसी को बाद में, ठीक है, क्या बोला गया? उसी को बोला गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH केयर प्रोग्राम, ओके। यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH केयर प्रोग्राम। इसका इतना ज्यादा यूज है कि आप इसमें डूब जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है
ठीक है, तो जितना पढ़िए कम है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोग्राम है इम्प्रूव्ड, यानी फैमिली प्लानिंग का जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है वो आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो आपका है पूरा का पूरा, ये इम्प्रूव्ड modified amended form of family planning is known as reproductive and child health care program, RCH care program. ओके, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें वो हर चीज करवाई जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, जिससे आपका अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस बढ़े किसके लिए, मैं सब बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। कहता पहले इसमें किसका किसका यूज होता है ये देखिए। इसमें यूज होता है ऑडियो विजुअल, वीडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल वीडियो, इसमें ठीक है प्रिंट मीडिया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रचार आता है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में प्रचार आता है पूरे पूरे पेज का, ठीक है, कि ये जो अगर रिप्रोडक्टिवली ये अगर बीमारी है तो यहाँ मिलिए, ये बीमारी है तो यहाँ मिलिए, ये सब की जो जानकारी दी जाती है। अब जैसे एड्स है, एड्स एक एसटीडी है, एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैं आपको बताऊं, एड्स तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ही। एड्स कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है, एड्स वायरल डिजीज है। तो कहते हैं एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वायरल डिजीज है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसी तर्ज पे WHO ने कहा कि हो सकता है कोरोना का वैक्सीन भी कभी कारगर ना हो, और एड्स की तरह HIV वायरस की के तरह ही हमें कोरोना वायरस कोविड-19 से भी हमें मतलब साथ होके जीना पड़ेगा, ये उसने बोला। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, एड्स से बचाव ही उसका तरीका है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यही लाइन आज कोरोना के लिए भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना अपने आप को, ठीक है, बार बार से हाथ साबुन से हाथ धोना, ठीक है, ग्लव्स लगा के चलना, यही एक बचाव का साधन है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके बारे में भी आप देख रहे हैं, आप अगर कहीं मोबाइल से किसी को फोन करते हैं तो वहां पे जो कॉलर ट्यून होता है उसमें भी यही आपको निर्देश दिया जाता है। रेडियो में उसमें हर जो ब्रेक होती है उसमें हर जगह चैनल पे, रेडियो चैनल पे या टीवी चैनल पे आपको यही ऐड आता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस। तो कहते हैं इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। फिर इसी में ये बताया जाता है कि किसी को मतलब नॉर्मल लोगों को, समाज का जो नॉर्मल, हाँ वो मैंने अभी उसमें भी 2-4 पॉइंट और जोड़ना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसटीडी में एड्स तो आया ही, एसटीडी में और क्या आएगा, कहते हैं एसटीडी में बीमारी आता है सिफिलिस, ठीक है। ये सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम, ओके। तो सिफिलिस, एड्स, ये दोनों मेन एसटीडी है। इसके साथ ही हर्पस, ठीक है, जेनाइटल हर्पस भी, जेनाइटल वॉट्स भी कहता है एसटीडी में ही आता है। और आपको आश्चर्य लगेगा जान के, बट वो सही है, हिपेटाइटिस भी आजकल एसटीडी में ही कंसीडर किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ही कंसीडर किया जाता है, क्लियर। और ये एड्स यानी कि कोई भी एसटीडी, एड्स हो, सिफिलिस हो, जेनेटल वार्ड्स हो, हर्पस हो या हिपेटाइटिस हो, ये सब
जो एसटीडी में आते हैं इसके फैलने का एक बहुत बड़ा कारण जो है, ठीक है, एडोलिसेंस के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, ड्रग एडिक्शन। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट ग्रुप जो होता है एक ही इंजेक्शन से 4-4, 5-5 मिलके वो डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं? वो ड्रग्स को शेयर करते हैं। क्लियर? उससे फैलने का खतरा है। तो एसटीडी के फैलने का सबसे बड़ा खतरा ये भी आजकल। फिर उसके बाद क्या होता है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर का होना, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का होना, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एसटीडी की तरह जितने भी बीमारी हैं, सेक्सुअल जितने भी बीमारी हैं, उन सब के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या क्या चीज होना, ठीक है, ऑडियो वीडियो विजुअल का ऐड होना, प्रिंट मीडिया का हेल्प लेना, ठीक है, दीवार पेंटिंग का ऐड लेना, वो हेल्प लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हेल्प लेना, ये सब चीजें हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए अगर हम आगे चले इसके आगे, तो कहता है कि ये आज के समाज को हमें ये भी बताने का फर्ज है, आज के समाज को हमें ये भी बताने का फर्ज है, ठीक है, कि मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में उनसे छुपाना नहीं है, उनको ये बताना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, उनको बताना है कि सेक्सुअल फर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर है किसी में, अगर हो रहा है किसी लड़कियों में, यानी 10 से 12 साल में वो शुरू होती है, 45 से लेकर 50 ईयर तक वो एग्जिस्ट करती है। इस बीच हर महीने उनको 4 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो होगा, उसमें उनको एब्डोमिनल पेन होगा, उसमें इरिटेशन होगा, उसमें ब्लीडिंग होगी, उसमें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना, ये सब हमें समझाना पड़ेगा पब्लिक को, ठीक है। दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े लिखे लोगों का, रिलेटिव का, टीचर का, ठीक है, भाई बहन का, दोस्तों का, क्लोज रिलेटिव का, ये सब कोई दूसरा बताने नहीं आएगा, हर चीज में सरकार नहीं बताने आएगा। फिर कहता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जियो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के पीरियड में खाना पीना कैसा होना चाहिए, बच्चा और माँ को कौन कौन से वैक्सीन लेना चाहिए, बच्चा और माँ को कैसा कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए, ये सारी चीजें बताया जाएगा। फिर उसमें यह भी बताया जाएगा कि मैटरनिटी, ठीक है, यानी कि डिलीवरी कैसे होगा, डिलीवरी की किस संस्था में जाना है, कहाँ पे बच्चों को जन्म बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है, बच्चों को कौन कौन से 6 सप्ताह के अंदर टीके दिए जाने हैं, माँ को भी कुछ टीके दिए जाने चाहिए कि नहीं, ये सारा चीज इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इधर चलते हैं। ऑडियो वीडियो विजुअल आपको मैंने बताया, प्रिंट मीडिया, जियो एनजीओ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको स्वयंसेवी संस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव, फ्रेंड्स के द्वारा मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। ये सेक्स एजुकेशन, ठीक है, मतलब 6-7 से ही देना चाहिए बच्चों को कि हाँ क्या है, उनमें कोई हेजिटेशन ना हो, माँ बाप के साथ बैठ के उनको ये ना लगे कि ये चीज गलत है, ये चीज ये लगे, उनको लगे कि हाँ, अगर मान लो कि कोई ऐड आ रहा है, मान लो टीवी में कोई ऐड आ रहा है, कोई कंडोम्स का ही ऐड आ रहा है, तो उनको बताना चाहिए कि कंडोम्स इज ए प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ठीक है, टू स्टॉप द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें बताना पड़ेगा उनका क्या यूज है, छुपाने से नहीं होगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेक्स एजुकेशन। उसमें हेजिटेशन में काम नहीं आ रहा, ठीक है। फिर कहता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ पेनिस क्या है, पेनिस की स्टिफनेस क्या है, पेनिस में कोई बोन्स नहीं होते हैं, उनका काम इजैकुलेशन है, पेनिस का काम है इंटरकोर्स में इंसेमिनेशन करना, सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। वेजाइना क्या है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, ठीक है, ओवरी क्या है, सब कुछ का एक प्रॉपर नॉलेज देना पड़ेगा। होता क्या है कि ये सब में हमारे टीचर भी हमको कम बताते हैं, हम अपने स्टूडेंट को भी कम बताते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट को कम बताते हैं,
ये जो हेजिटेशन चला आ रहा है इसके कारण प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता स्टूडेंट को, जिसके कारण ये सब दिक्कतें होती है। ये सब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए कहता है कि एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। अब एडोलेसेंस जो 15 से लेके 22 साल का जो एज होता है, 14-15 से लेके 22 साल तक का, जिसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं, इस एज की ही, ठीक है, बोलता है ना बहुत चीज, अगर किसी से कुछ हो जाता है बोलता है कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारे एज का दोस्त है। व्हाट इज एज? ये वो जो पार्टिकुलर एज बोलते हैं उसी को तो बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में कुछ नया करने का मन होता है। ये एडोलेसेंस पूरा का पूरा हेडिंग आपको पढ़ना है कहाँ पे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। फिर भी यहाँ पे कुछ जानिए, कहता है कि एडोलेसेंस के एज में आपको कुछ नया करने का मन करता है। आपको लगेगा कि ये करें, ये करें, ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, ये आपको फील आएगा, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, ठीक है, ये एडोलेसेंस का ही कमाल है। कभी कभी आप इस एडोलेसेंस के एज में मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज करने का मन करेगा। कोई अगर चैलेंज कर दिया कि नहीं ये चीज नहीं करना है, आपको मन होगा ये चीज करेंगे। कहीं लिखा हुआ है कि नहीं भाई यहाँ ताक झांक करना मना, आप कहिएगा ना पर्दा हटा के हम देखेंगे क्या चीज है, ठीक है। यानी कि कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। तो नया ट्राई करने में ही लोग अल्कोहल को ट्राई करता है, स्मोकिंग करता है, ड्रग को ट्राई करता है, ठीक है। नए नई जगह पे कोई चैलेंज कर दिया कि हाँ भाई लड़की को आप क्या खा सकते हो, उसको जाके छेड़ो, ये करो। ये रेप रूप जितने होते हैं सब इसी एज में ज्यादातर होते हैं। ऐसे कि इनका कोई उम्र नहीं होता लेकिन होते हैं, ठीक है। तो फिर कहता है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो एजुकेटेड अगर होता समाज, शुरू से अगर एजुकेटेड दिया जाता, एजुकेशन दिया जाता सेक्स एजुकेशन वाले में, इतना हो सकता है नहीं हो, ठीक है। लेकिन उसका ना तो कोई उम्र होता है, ठीक है, ये रेपिस्टों का, ना तो उनका एज होता है, ना तो कोई जाति होता है, ना तो कोई धर्म होता है। ये आपने देखा ही, दिन रात घटनाएं देख रहे हैं, तो उसमें बोलना क्या, उस पर बोल के अपना क्यों मतलब टाइम बर्बाद करना, वो आपको पता ही। अब देखिए ये एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, ये एडोलेसेंस में नया ट्राई करने का, कभी बहुत ज्यादा दुखी, कभी बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, कभी बहुत मतलब अकेले बैठ के सैडनेस, कभी हैप्पीनेस को क्रॉस कर गए, पूरा एकदम दारू पी रहे, पूरा अपना पार्टी सार्टी कर रहे, 4-5 दिन तक घर नहीं आए। सब किसका कमाल है? एडोलेसेंस का। एडोलेसेंस का एक हार्मोनल साइन क्या है मालूम? एक्ने, यानी कि यहाँ पे जो पिंपल्स वगैरह आते हैं, ये भी आपका एडोलेसेंस का एक बहुत बड़ा हार्मोनल साइन है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये आपके, ठीक है, सब होते हैं। तो कहा जाता है कि एक्ने वगैरह जो होता है ये एक एडल्ट का पहचान होता है, ठीक है। एक्चुअल में दिस इज एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, केस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये सबको होता ही होता है। अब हो गया ये जितना भी पिंपल्स है उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, वो करते जा रहे छेड़छाड़ करते जा रहे हैं, तो वो होना ही। पिंपल्स को छेड़ने के बाद ही वहां पे वो नए पिंपल्स बनते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, कहता है ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए कि कहीं पे कोई सेक्सुअल रिलेशन में है, वहां पे कंडोम्स का इस्तेमाल करना है, वहां पे सेफली जाना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी साफ सफाई की जरूरत होती है। ये सारा कुछ जो बताया जाता है, ठीक है, ये जरूरी है। यानी कि जैसे अगर कोई सेक्स वर्कर के साथ है रिपोर्टिव लाइफ में, वहां पे बताना पड़ेगा कि हाँ सेक्स वर्कर ज्यादातर HIV पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब सेफ्टी मेजरमेंट लेके ही, ठीक है, सारा कुछ करना होता है। तो ये सारी चीजें इसी में आती है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए STD के बारे में बताना। STD यानी कि पहले बता दिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें 3-4 डिजीज आपको बताया। फिर कहता है एजुकेट पीपल इन मैरिजेबल एज ग्रुप। अब जैसे अपना लोग में तय किया जाता है कि 18 साल लड़कियों का एज और 21 साल लड़कों का एज मिनिमम एज होना चाहिए मैरिज के लिए, ये बताने की जरूरत है। अभी भी राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, झारखंड में, यूपी के भी कुछ पार्ट में शादियां कम एज में की जाती है। तो वहां बताना चाहिए कि हाँ रिप्रोडक्टिव एज ये नहीं है, ठीक है, अर्ली चाइल्ड मतलब अर्ली मैरिज नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने का भी खतरा है और वो स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। तो बाल विवाह जो सुनते होंगे, ठीक है, वो सब क्या है, बहुत गलत है, उसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहता है फर्टिलिटी, अगर मान लो कि कोई कपल फर्टाइल नहीं है, किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में उनको बताना कि किसमें गड़बड़ी है,
ठीक है, क्या फीमेल पार्टनर के ओवरी में ओवम नहीं बन रहा है? क्या मेल पार्टनर के टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहा है? क्या अगर दोनों बन रहा है, दोनों में फ्यूजन नहीं हो रहा है? ठीक है, फ्यूजन अगर हो रहा है तो क्या जायगोट कंसीव नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है? ये सब के बारे में बताना, ठीक है, ये भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। फिर कहता है अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। अब कहता है कि सबसे बड़ी बात आज के हर चीज का प्रॉब्लम अगर आप देखिए तो क्या है? पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन एक्सपोजर ही आज के जमाने में, ठीक है, हर चीज का रीजन है। अगर आप देखें तो ये पॉपुलेशन ही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन ही है जिसके कारण बेरोजगारी है, जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आप लोग, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 1-1 लाख मतलब बच्चे बैठते हैं, वहां पे 1000 सीटें होती है, यानी 100 में 1 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये सब किसके कारण है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। और ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या जरूरी है? फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल मेथड। ये बर्थ कंट्रोल के बारे में भी आपको सबको बताना होगा। आगे हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, उसमें हम इसी की चर्चा तो करने वाले हैं कि डिफरेंट कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया में किस स्टेट का सबसे कम ज्यादा, और बर्थ कंट्रोल का मेथड। सेकेंड वीडियो लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम यही तो पढ़ने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो उसमें बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन हम पढ़ेंगे, बैरियर मेथड, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे इंजेक्शन मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सारा कुछ। क्लियर? तो देखेंगे केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर का, यानी कि बोला जाता है देहात की भाषा में जच्चा और बच्चा। ये जच्चा और बच्चा दोनों का, ठीक है, हेल्थ, दोनों का डेवलपमेंट, दोनों का ग्रोथ, दोनों के लिए चैलेंजेस, दोनों को डिजीज से बचाओ, इस सबको भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। किसमें? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर है? फिर कहता है पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। बच्चा जब तक प्रेगनेंसी में था, जब तक गेस्टेशन पीरियड में था, तब तक बच्चा और जच्चा को देखरेख तो करना ही था, यानी कि फीटस और मदर को देखरेख करना ही था। जन्म लेने के बाद भी बच्चे और मदर का प्रॉपर केयर होना चाहिए, जिससे क्या होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और MMR, मदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों घटेगा अगर हम क्या करेंगे? हम पोस्ट नेटल, ठीक है, केयर करेंगे मदर और चाइल्ड का, दोनों का, यानी डिलीवरी होने के बाद, जन्म लेने के बाद जो केयर होती है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये भी? उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस, मेल एंड फीमेल। हाँ, ये बताएंगे कि मतलब जो बच्चा हुआ उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बेटियां बेटों से कम नहीं है। साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये जो बेटियां हैं उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिससे मदर को समाज से निकाला नहीं जा सके, मदर को सम्मान मिले। जिस मदर की 2-3 बेटियां ही हैं, 4 बेटियां ही हैं, उनको भी सम्मान वैसा ही मिले जैसे जिस मदर को बेटों में सम्मान मिलता है। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, इसको भी सोशल स्तर पे सामाजिक रूप से सबकी जिम्मेवारी बनती है, टीचर की, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है, डॉक्टरों का, सबको समझाना कि ये गलत है। ग्राम पंचायत के स्तर पे, सोशल लेवल पे सबको समझाना बनता है कि नहीं,
बेटियां अगर किसी को हो रही है तो उसके लिए मर्द जिम्मेवार है, ना कि औरत। ठीक है, ये सब बताना जरूरी है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सब चीजों को मतलब पढ़ाया जाता है उसी में। फिर कहता है सेक्स रिलेटेड, ठीक है, जो एबनॉर्मलिटीज है उसको सेक्स रिलेटेड क्राइम, यानी कि आप देखते हैं सेक्स रिलेटेड क्राइम, किसी का रेप हो जाना, किसी का बलात्कार हो जाना, ठीक है, किसी के ऊपर एसिड फेंक देना, ये सब है सेक्स रिलेटेड क्राइम। ठीक है, मान लीजिए किसी को बलात्कार करा, उसमें असफल हो गया, उस पर मतलब एसिड फेंक दिया, उसको जला दिया, मेंटली हरास करना, मेंटली ब्लैकमेल करना, ये सब इसी में आता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम है। सेक्स एब्यूज, ठीक है, रेप वगैरह करना, देखते हैं कि 2 साल 3 साल की बच्चियों के साथ आपको रेप की खबरें आती हैं, ये सब मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ऐसे लोगों का उपचार करना, ऐसे लोगों को उचित सजा देना, ऐसे लोगों को फांसी देने से भी कुछ नहीं, इनका कुछ प्रॉपर जस्ट इलाज करना, ये सब इसी में आते हैं। हालांकि वो आपको सरकार नहीं बताएगी कि हाँ इनका क्या इलाज होना चाहिए, वो तो एक नियम से चलती है। लेकिन इन सब का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो मेंटल ट्रीटमेंट है, जो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है, ये प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए फिर कहता है कि स्मॉल फैमिली के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना। ये बहुत जरूरी है कि स्मॉल फैमिली कैसे तरक्की करता है, स्मॉल फैमिली में कैसे मतलब आगे ग्रो किया जा सकता है, ये सब के बारे में भी बताना। ये अब देखिए इस सब के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ये सब तो प्रॉब्लम, ये सब तो जानकारी इकट्ठा उसमें करके देना है, सब कुछ को सोशल लेवल। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए समाज में, प्रॉपर काउंसलर, मेडिकल काउंसलर होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। वही है आता है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट जिसको जानकारी हो, जिसको सेक्स एजुकेशन के बारे में पता हो, जिसको सेक्स एबनॉर्मलिटी के बारे में पता हो, जिसको पूरा मतलब बायोलॉजिकली उनको पूरा ज्ञान हो, उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए हर जगह, समाज के हर ग्राम में, समाज के हर पंचायत में, समाज के हर कोने में, मोहल्ले में। ये इसके अवेयरनेस के लिए मेडिकल एक्सपर्ट को वहां पे बैठाना होगा, उसके लिए ट्रेनिंग दी जानी होगी, उसके लिए प्रॉपर ढंग से उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स देनी पड़ेगी, समय समय पे किसका जांच करना है, कौन सा टीका लगाना है, कौन सा वैक्सीनेशन करना है, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है ये मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि किसी को अगर जरूरत है वो एक कॉल करे किसी नंबर पे, तुरंत वहां पे उसको मेडिकल फैसिलिटी पहुंचना चाहिए। फिर कहता है अबाउट ये प्रेगनेंसी एबॉर्शन, ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ एबॉर्शन कितने महीने तक करवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। आगे जाके पढ़ेंगे एमटीपी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एमटीपी, यानी कि मेडिकली टर्मिनेशन कब तक करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी कब तक करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा जो ग्रोथ कर रहा है उसके लिए कौन कौन चेकअप होता है, ये सब भी इसी में पढ़ रहा है। प्रेगनेंसी जैसे इम्यूनोसाइंटेसिस करते हैं, देखिए अभी तक हम लोग जानते हैं कि इम्यूनोसाइंटेसिस के द्वारा हम लोग मतलब जांच कर लेते हैं। एक्चुअली में इम्यूनोसाइंटेसिस पे आजकल बैन है। क्यों बैन है? इम्यूनोसाइंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसके द्वारा हम क्या करते थे, ठीक है, बच्चों की एबनॉर्मलिटी का पता करते थे। वो कैसे? क्रोमोसोम की संख्या देख के, क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है या कम है, या क्रोमोसोम टूटा हुआ है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से हमें बच्चों में एबनॉर्मलिटी का पता चल जाता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एबनॉर्मलिटी ऑफ चाइल्ड इज नोन एज, ये आपको बताना है, ये बताना है। ठीक है, तो कहता है ये एबनॉर्मलिटी ऑफ चाइल्ड को पता लगाने के लिए इम्यूनोसाइंटेसिस करते थे, लेकिन उसका मिसयूज क्या लोग करने लगे। पता चल जाता है था कि 44 + XX, पता चल जाता था ये लड़कियां हैं, उनको गर्भ में ही किल कर दिया जाता था। ठीक है, प्रेगनेंसी के दरमियान इसको किल कर दिया जाता था डिफरेंट मेथड लगा के, डिफरेंट कुछ करप्ट डॉक्टर के हेल्प से, नर्सेज के हेल्प से, और कहता है फीमेल फिटिसाइड का केस बढ़ता चला गया, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। एक और टेस्ट है कोरियोनिक विलाई टेस्ट। ठीक है, देखिए इम्यूनोसाइंटेसिस 14 से 16 वीक में इम्यूनोसाइंटेसिस का केस किया जाता है। इम्यूनोसाइंटेसिस को अगर देखिएगा, इसमें अगर लेटर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 लेटर का है एमिनोसेंटेसिस। इसका ट्रिक ये है, ये 13 लेटर के बाद क्या होता है 14 से 16 वीक फीटस का पीरियड जो होता है उसके दरमियान 14 से 16 वीक में जो टेस्ट करेंगे वो एमिनोसेंटेसिस होगा। और कहता है 10 से 12 वीक में ही अगर टेस्ट करना होगा तो उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। ठीक है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। क्लियर है पॉइंट? जस्ट इम्प्लांटेशन के टाइम में, ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से, ठीक है, कुछ विलाई की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं उसको? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग होती है। क्लियर है पॉइंट? तो अब आइए, अब इसी के, अब देखिए फीमेल मेडिसाइड ये सब समझ गए, यानी कि उसको बताना डिलीवरी के बारे में, स्टडी के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ये सब आपको बताया पहले, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब के बारे में समझाना। अब कहता है उसको ये भी समझाना कि बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन से पिल्स लिए जा सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड में भी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टार्टिंग में ही पॉपुलेशन पढ़ने से पहले ही एक बहुत ही मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो उसका स्पेशल जो डिस्कवरी है महिलाओं को, यानी कि ये क्या बोलते हैं गर्भ निरोधक, यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो एक ये दिया जाता है, गोली दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। जानते हैं ये जो गर्भ निरोधक गोली है, एंटी फर्टिलिटी पिल्स है, ठीक है, ये पिल्स का जो भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है उसका नाम क्या है? सहेली। क्या नाम है? सहेली। SAHELI। ये वीकली पिल्स है जो दिया जाता है। पहले 21 दिन में दिया जाता था, 21 दिन तक लगातार दिया जाता था, अब ये वीकली दिया जाता है। क्लियर है? ये ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट में बना है उसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में है। लखनऊ में बहुत ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 3 का नाम लेना भूलना मत। एक है वहां पे पैलिएंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पैलिएंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका अब नाम है बिरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरबल साहनी पैलिएंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि बिरबल साहनी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन पैलिएंटोलॉजी। तीसरा वहां पे है सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है आपका क्या? ठीक है, ये है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे एक बॉटनिकल गार्डन भी है, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है? लखनऊ में ही है। ये 4 चीजें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने दिमाग में रखना है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, उसके लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये बिरबल साहनी पैलिएंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 4 चीज लखनऊ में दिमाग में रखना है। तो 1990 में इसी इंस्टीट्यूट में बनाया गया सहेली, ठीक है, और कहता है सहेली का जो एक दूसरा नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं, ठीक है, सेंट क्रोमेन। ठीक है, सेंट क्रोमेन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट क्रोमेन। और इसका कंपोजिशन जो होता है मेडिकल यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो होता है बोलते हैं ऑर्मेलोक्सीफीन और मेलोक्सोफीन। इसका जो कंपोजिशन है, जैसे डिस्प्रीन है, डिस्प्रीन का कंपोजिशन है एस्प्रीन, उसी तरह इसका है ऑर्मेलोक्सोफीन। ठीक है, और ये एक सिद्धांत पे काम करता है। कहता है ये सिद्धांत क्या है? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स मॉड्यूलेटर, सर्व। तो यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा, ये सर्व जो है सर्व नाम है, लेकिन याद रखिएगा सहेली लेने में सर्व कैसे, सहेली गोली लेने में सर्व कैसे। अगर परिवार को कम करना है, फैमिली प्लानिंग का विचार कर रहे हैं, परिवार को छोटा रखना है, एंटी फर्टिलिटी पिल्स को अपनाना होगा, लेना होगा, महिलाओं को सर्व कैसा, तो सर्व याद रखिएगा। ठीक है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स मॉड्यूलेटर, इसी को बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए सहेली में स्पेलिंग देखिए, SAHELI। ये जो ए है, ये जो आप देख रहे हैं ए, ये क्या है? ए कहता है ए का मतलब नॉट, बायोलॉजी में। ये देखिए नॉट, नॉन, यहां पे रखिएगा याद, नॉन। ठीक है, जैसे सेलुलर, ए सेलुलर, नॉन सेलुलर। तो ये नॉन स्टेरॉइडल और नॉन, ठीक है, हार्मोनल, यानी सहेली जो पिल्स है नॉन स्टेरॉइडल है और नॉन स्टेरॉइडल है और नॉन हार्मोनल है।
ये स्टेरॉइडल नहीं है, हार्मोनल नहीं है, यानी इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं मिला हुआ है, कोई हार्मोन नहीं मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो कहता है ये काम कैसे करता है? अच्छा, ये रिवर्सिबल है, इसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। कहता है ये कैसे क्या करता है? तो कहता है कि ये जो oocyte है, oocyte सेकेंडरी oocyte के रूप में ओवम रिलीज होता है किसके अंदर? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। वो इसकी मतलब ये जो है सहेली, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, पूरा बढ़ा देता है। ठीक है, उसकी स्पीड को पूरा बढ़ा देगा और जो थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल है उसको घटा देता है। ठीक है, तो बताइए स्पीड ऑफ सेकेंडरी oocyte उसको ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और बताइए थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल को ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। क्लियर है पॉइंट? और कहता है एक और काम, कहता है एसिंक्रोनी, मतलब सिंक्रोनस का मतलब होता है साथ साथ, ये एसिंक्रोनी करता है बिटवीन ओवुलेशन एंड यूट्राइन वॉल की लाइनिंग के बीच, यानी कि ओवुलेशन का टाइम और उसका ये दोनों क्या करता है? बदलता है। यानी उसी का मतलब हुआ, ठीक है, कि जो आपको ऊपर में बताया कि सेकेंडरी oocyte का स्पीड बढ़ा देता है और थिकनिंग ऑफ यूट्रस के प्रोसेस को क्या करता है? घटा देता है। ये वही हुआ कि ओवुलेशन पहले करवा देता है और यूट्राइन का प्रिपरेशन उसमें तक होता ही नहीं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन ये है। यहां से आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, तो यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पिछले साल भी था। ठीक है, कभी आपको इसका मोड ऑफ एक्शन पूछ देगा, कभी ये पूछेगा कि कैसा पिल्स है, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल, कभी पूछ देगा CDRI के बारे में, कभी इन दोनों के बारे में। तो ये जो पूरा का पूरा अभी आपने जो पढ़ा, पूरा का पूरा ये किसके बारे में है? ये आपको है पूरा का पूरा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसकी चैलेंजेस क्या क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करने का उपाय क्या है, ठीक है, सारी मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनजीओ की क्या है, जियो की क्या है, ये सब के बारे में। और सहेली के बारे में आप पूरा का पूरा दिमाग में हर पॉइंट रखिएगा, उसके हर पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि सहेली के लिए सर्व कैसा, यानी कि इसका जो मतलब ये है, यानी कि एक्शन का जो रीजन है वो है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स मॉड्यूलेटर। ये पूरा पढ़ने के बाद आप पॉपुलेशन से पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा ये पढ़िएगा। ठीक है, इसका नोट्स आपको वीडियो देख के ही बनाना है और ये मुझे आज इवनिंग तक में आपको सेंड करना है सबको। ये पूरा पढ़ने के बाद इतना दूर का नोट्स आपको इवनिंग में सेंड करना है खुद से, एनसीईआरटी का हेल्प लेके। अब एनसीईआरटी में सहेली तो लिखा हुआ है, लेकिन सहेली के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिलेगा। तो हमने जितना इंफॉर्मेशन दिया है, ये मैं 1-2 मिनट इसके ऊपर फोकस करके इसका एक पूरा पेज उसमें डाल देता हूं। ठीक है, ओके, तो ये पूरा का पूरा आप तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।